Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 7 मई 2021 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहां पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहां पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नाउ बढ़ते हैं आगे, आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है। आप लोगों को मालूम है हाल ही में अभी इलेक्शंस हुए थे, तो उसके दौरान जो वेस्ट बंगाल था वो बहुत ही ज्यादा न्यूज के अंदर था। तो वेस्ट बंगाल से जीत कर आ चुकी है ममता बनर्जी, तो बहुत ज्यादा ये न्यूज के अंदर है, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान देना है। ना हुआ क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बधाइयां दी ममता बनर्जी को। क्यों? देखो, जब कोई सीएम बना है तो उसको शपथ लेनी है, तो इन्होंने अपनी अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल के लिए जो ये सीएम बनी है उसके लिए इन्होंने ओथ ली, शपथ ली है। तो उस चीज के अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको बधाइयां दी हैं। ठीक है, तो इसी वजह से न्यूज के अंदर है। नाउ अब हम लोग ममता बनर्जी के बारे में थोड़ी बहुत बातें कवर करने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो ममता बनर्जी हैं, इनका बताया गया जन्म कब हुआ था, 1955 में। इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग बात करें, ये इंपॉर्टेंट है कि ये सर्व कर रही हैं 8th करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आपको ध्यान रखना है, वेस्ट बंगाल की 8वीं चीफ मिनिस्टर है और ये पहली विमेन है जिन्होंने इस ऑफिस को होल्ड किया है। काफी टाइम से ऐसे यहाँ पे आप कह सकते हो इनका शासन चल रहा है और आज के टाइम पर भी आप देख पाओगे अगेन ये इलेक्शंस जीत चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया, इन्होंने कुछ पार्टीज हैं जिनको फाउंड किया है, जिनकी खोज की है, जैसे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसको टीएमसी भी बोला जाता है, एआईटीसी या फिर टीएमसी। तो इन दोनों को फाउंड किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा साल 1998 में, यानी कि 1998 में, जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूरी तरह से सेपरेट हो गई थी, अलग हो गई थी। और जो ये पार्टी है इसकी पहली चेयरपर्सन बनी है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जो बनर्जी हैं, पहले ये लगभग ये 2 बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरह सर्व कर चुकी हैं, यानी कि रेलवे मिनिस्टर 2 बार बन चुकी हैं। और इसी के साथ ये पहली महिला थी जिन्होंने ये काम किया है। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट विमेन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरह सर्व किया है 2 बार, वो है ममता बनर्जी। उसके साथ साथ ये पहली फीमेल ऐसी बन चुकी हैं, मतलब अगेन पहली महिला ऐसी हैं जिन्होंने मिनिस्टर ऑफ कोल के तौर पे सर्व किया, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के तौर पे सर्व किया। उसके साथ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द कैबिनेट। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सारी जगह पर इन्होंने मिनिस्ट्री के तौर पे सर्व किया है। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पहली महिला के तौर पे बहुत कुछ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है नेशन को, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हाल ही में इंडिया और यूके के बीच में हुआ था एक वर्चुअल समिट। मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। वर्चुअल समिट हुआ, नॉट फिजिकल, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, दोनों के बीच में बातचीत हुई। दोनों कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया है बहुत सारे सेक्टर्स में ये दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट कर कर काम करने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इस टॉपिक को चूज किया गया है। जो वर्चुअल समिट हुआ इसके अंदर इन दोनों ने डिसाइड किया है जो लोग हैं उनका माइग्रेशन और मोबिलिटी बिल्कुल फ्री हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी चीज को लेकर दोनों कंट्रीज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है। एक तरीके से ये दोनों ही कंट्रीज अब पार्टनरशिप करने वाली है माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर। मतलब कि इंडिया से कोई जाना चाहता है यूके और यूके से कोई आना चाहता है इंडिया, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स हो, अकेडमिक्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कोई भी लोग हो, तो वो इजीली जो है ट्रैवल कर सकते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। तो इस चीज पे इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर एग्री किया है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो कैबिनेट है
उसने पूरी तरह से अप्रूव कर दिया इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ओके, और साथ ही साथ इसके अंदर एक और है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये तीनों ही के बीच में जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। इसमें अब जो माइग्रेशन और मोबिलिटी है वो उस चीज को लेकर पार्टनरशिप करेंगी ये तीनों ही कंट्रीज, और इजीली जो है यहाँ पर ट्रैवल होने वाला है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे अगेन सेम चीज वही बताई गई है जो मैंने आपको बताया। ये जो पार्टनरशिप है ये हो चुकी है इंडिया, यूके एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में। नाउ इसमें होगा क्या, काफी छूट मिल जाएगी, वीजा वगैरह बहुत आराम से मिला करेगा। ठीक है, किसी स्टूडेंट्स को इधर से उधर आना है या फिर जाना है तो वो इजीली जो है ट्रैवल कर पाएंगे, या फिर रिसर्चर्स हो गए, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हो गए, ये सभी लोग इजीली जो है ट्रैवल कर पाएंगे। वीजा भी बहुत आसानी से इन लोगों को मिल जाएगा। और इसी के साथ जो कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज का वो भी काफी हद तक मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिलती हैं। नाउ उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी हम लोग काम करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे पहली प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है कि देखो इररेगुलर माइग्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम हो गई। दूसरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है, इंसानों को खरीदा बेचा जाता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस किया जाएगा, ये भी चीज डिसाइड करी गई है इन दोनों कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी जाएंगी, कुछ उसके बारे में डिस्कशन किया गया। नाउ जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है, इससे बेनिफिट किस किस को मिलेगा, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इंडियन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा, अकेडमिक्स को बेनिफिट मिलेगा, रिसर्चर्स हो गए, माइग्रेंट्स किस चीज के लिए हो गए, प्रोफेशनल या फिर इकोनॉमिक रीजन के लिए कोई जाना चाहता है, तो इन लोगों को भी बहुत बेनिफिट मिलेगा इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। ओके, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये लोग अगर इन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है तो ये लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक दूसरे की कंट्री के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। नाउ ये जो एमओयू है ये सपोर्ट कर सकता है इनोवेशन इकोसिस्टम को। नाउ ये जो इनोवेशन इकोसिस्टम है ये अगेन एक पर्टिकुलर टॉपिक बन जाता है। तो इस टॉपिक का डिस्कशन हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर मोबिलिटी के बीच में यहाँ पे ये आप कह सकते हो पार्टनरशिप साइन करी गई है। उसके बाद एक और पार्टनरशिप करी गई है, वो है इनोवेशन के क्षेत्र में। तो वो क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब इस पॉइंट को हम लोग डिटेल में जानेंगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर। नाउ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इन्होंने आप कह सकते हो पूरी तरह से ये मॉनिटर करने वाले हैं इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, कि सही से जो है जो भी यहाँ पे डिसाइड करा गया है दोनों कंट्रीज के बीच में वो चीजें सही से इंप्लीमेंट कर सकें। ओके, नाउ आते हैं यहाँ पे थर्ड आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे बात करी गई है इंडिया अब से एक्सपोर्ट करेगा मिलेट्स को। ठीक है, तो डेनमार्क में हम लोग मिलेट्स जो है बाजरा हो गया, रागी हो गया, इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। नाउ हम लोग ये जानेंगे ये जो मिलेट्स हैं ये इंडिया में कौन से रीजन से एक्सपोर्ट किए जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो मिलेट्स हैं ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, हिमालयाज वाले रीजन के अंदर ग्रो होते हैं। ना वहां से एक्सपोर्ट करे जाएंगे दूसरी कंट्री के अंदर, कहां पर, डेनमार्क में। डेनमार्क की लोकेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंट्री की लोकेशन को देखना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है डेनमार्क। ठीक है, ये वाला रीजन। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं उस पर एक बार नजर मार लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरनेशनल वाटर ट्रीटीज को देख ले, सॉरी ट्रीटीज कह रहा हूं, इंटरनेशनल वाटर्स को देख लेते हैं। जब आप डेनमार्क से वेस्टर्न साइड में जाओगे तो आपको यहाँ पर नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। नीचे आप इधर जाओगे ईस्टर्न साइड पे तो आपको यहाँ पे बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। बाल्टिक सी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बने हैं, तो बाल्टिक सी को इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। नाउ डेनमार्क से आप ऊपर की साइड जाओगे नॉर्थ साइड में तो आपको नॉर्वे देखने को मिलेगा। इधर ईस्टर्न साइड में आओगे तो आपको स्वीडन देखने को मिलेगा। एंड देन उसके बाद आप जब साउथ साइड में जाओगे तो आपको जर्मनी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ लोकेशन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ इससे अब देखो हो गया क्या, यहाँ पे हम डेनमार्क के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिलेट्स को, और ये मिलेट्स कहाँ पे उगाए गए हैं, ये उगाए गए हैं उत्तराखंड से। तो आपको ध्यान रखना है एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, उत्तराखंड से एक्सपोर्ट होगा टू द डेनमार्क। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, वो क्या है, ये जो एपीडा है इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो एपीडा बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहता है, तो उसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि जो भी हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं उस चीज के ऊपर यहाँ पे ये बॉडी बहुत ज्यादा ध्यान देती है। नाउ एपीडा ने कोलैबोरेशन किया किसके साथ, उत्तराखंड
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड, जिसको हम लोग UKAPMB बोलते हैं। तो इन दोनों ने कोलेब्रेशन करके डिसाइड किया है कि हम लोग जो मिलेट्स होंगे उनको कहां पर भेजेंगे, डेनमार्क के अंदर। मिलेट्स कौन कौन से हो पाएंगे, प्रोसेस्ड रागी होगा जिसको फिंगर मिलेट बोला जाता है, झिंगोरा, बार्नर्ड मिलेट बोला जाता है। तो जो उत्तराखंड के फार्मर्स हैं उन्हीं से यहाँ पर ये सब मिलेट्स भेजा जाएगा। ओके, नाउ ये जो मिलेट्स हैं ये बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं आज के टाइम पर पूरे दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा हायर होती हैं। नाउ ये न्यूट्रिशन वैल्यूज मतलब ये जो पोषण भरपूर होता है ये मिलेट्स, तो उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ ग्लूटेन फ्री होते हैं, ठीक है। ग्लूटेन जो कि आपके इंटेस्टाइन्स वगैरह को डैमेज कर देती है, तो इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, तो ये काफी बेनिफिशियल माने जाते हैं। तो इसी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी आज के टाइम पर बढ़ रही है और इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करी जा रही है, ऑयल केक मील जो है एक बहुत ही मेजर कमोडिटी है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, जो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट की जाती है। उसके बाद और क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, ऑयल सीड्स हो गए, फ्रूट पल्प हो गया, प्यूरीज हो गई, सीरियल्स या फिर मिलेट्स हो गए, ठीक है, स्पाइसेस, टी, मेडिकल प्लांट्स, और ये भी प्रोडक्ट्स, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो कि हमारी कंट्रीज के द्वारा एक्सपोर्ट करी जाती हैं। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, मतलब ऑर्गेनिक वे में इसको उगाया गया है, कोई इसके अंदर केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और इनको एक्सपोर्ट किया गया है। और ये प्रोवाइड कैसे करे जाते हैं, हम लोग इनको प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, लेबल करते हैं, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की, उन सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए हम लोग इनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, काफी इंपॉर्टेंट चीज थी इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया और डेनमार्क के। तो एक छोटा सा पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। आते हैं आज के फोर्थ आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इंडिया और यूके के बीच में हुआ है एक वर्चुअल समिट, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं। अभी हम लोगों ने बात करा मोबिलिटी को लेकर की जो पार्टनरशिप करी जाएगी कि लोग जो है इंडियन स्टूडेंट्स हो गए या फिर प्रोफेशनल्स लोग हो गए वो इजिली मूव कर सकें इंडिया से यूके। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज साइन करी गई है दोनों के बीच में। जब ये वर्चुअल समिट हुआ तो तीसरी चीज ये है, सॉरी दूसरी चीज, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। जो इनोवेशन है मतलब कि जो नए नए आविष्कार होते हैं उसके ऊपर ये दोनों ही कंट्रीज मिलकर काम करने वाली हैं। नए नए इनोवेशन से मिलकर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली हैं, कोऑपरेट करने वाली हैं। उसके बारे में यहाँ पर ये चीजें मेंशन करी गई हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूवल दिया, और यहाँ पे आप कह सकते हो जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है साइन करी गई है, उसी को अप्रूव करा गया है। किस किस के बीच में, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इंडिया और यूके ने मिलकर एग्री किया है कि ये दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे एक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, जिसमें नए नए आविष्कार करे जाएंगे। दोनों ही कंट्रीज मिलकर इस चीज को सपोर्ट करेंगी। जीआईपी को सपोर्ट कौन करेगा, इंडियन इनोवेटर्स होंगे, मतलब भारत के कोई भी, यहाँ पे आप कह सकते हो भारत में कोई भी है जो भी नए नए इन्वेंशंस कर रहा है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर इस चीज को सपोर्ट करेगा, और जिससे कि हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल बन सकते हैं। और इससे इंडिया का इकोसिस्टम भी एक तरीके से इनोवेटिव इकोसिस्टम भी काफी हद तक बढ़िया होगा, क्योंकि हम लोग नई नई चीजें ट्राई करते रहेंगे, हमारा इकोसिस्टम भी बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जो जीआईपी इनोवेशंस है यानी ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, ये फोकस करेगा किस चीज के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। नाउ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं आपको मालूम होगा इसके बारे में, ये यूएन ने डिसाइड करे हैं, ये 17 गोल्स हैं हमारे, ठीक है। और इसमें जो है आप कह सकते हो एजुकेशन, पॉवर्टी को कम करना, एजुकेशन को बढ़ाना, इक्वालिटी के ऊपर काम करना, ये सारे 17 गोल्स हैं। नाउ जो इनोवेशंस होंगे हमारे, नए नए आविष्कार होंगे, वो एक तरीके से फोकस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, कि जो गोल्स हैं हम लोग इनको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। ओके, नाउ उसके साथ यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जैसे कि फंडिंग हो गया, ग्रांट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, टेक्निकल असिस्टेंस हो गया। इन सब चीजों की मदद से जो ये पार्टनरशिप है वो पूरी तरह से सपोर्ट करेगा इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को, इंडियन इनोवेटर्स को, कि वो नए नए और ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए, नए नए इन्वेंशंस करें, और जो है हम लोग आगे जो है बढ़ सकें। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है ड्रोन्स के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी एंटिटीज हैं उनको बोला है
कि आप BVLOs जो ड्रोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं मैं भी आपको बताऊंगा। तो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, इनका यूज किया जाए, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोगों को जरूरत है कि बहुत सारी चीजों को डिलीवरी करी जाती है। तो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीवरीज कर सकते हैं बहुत सारे एसेंशियल्स की। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने कुछ एग्जेम्पशन किए जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स हैं, मतलब ये जो ड्रोन्स वगैरह के लिए कुछ रूल्स वगैरह हैं, उनसे हटकर यहाँ पर बोला 20 एंटिटीज को कि आप लोग क्या करो, जो BVLOs ड्रोन है, BVLOs ड्रोन कौन से होते हैं, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर इन ड्रोन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ताकि इन ड्रोन्स को हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। आज के टाइम पर जब काफी ज्यादा जरूरत है हमें कोविड-19 वैक्सीन वगैरह को भी, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है इसको डिलीवर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये परमिशन है वो दी गई, मैंने आपको बता दिया कि जो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन है, एक तरीके से ये जो ड्रोन है ये रिलेटेड टर्म जो है ये रिलेट करती है UAV से, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो भी यहाँ पे उड़ने वाले व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ड्रोन्स वगैरह हो गया, ठीक है, इनके लिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया जाता है। और जो है खासकर जो ये ड्रोन होते हैं ये प्रोवाइड करवाते हैं बहुत सारे एडवांटेजेस, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, जो ये ड्रोन्स होते हैं ये काफी डिस्टेंस पर चलते रहते हैं। अगर हम बात करें जो नॉर्मल विजिबल रेंज होता है, ठीक है, विजिबल रेंज मतलब जो दिखाई दे रहा है सामने, ठीक है, इसके बाहर ये ड्रोन जा सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन्स हैं, तो इसके ऊपर काम किया जाए। नाउ ट्रायल्स जो है इसके काफी हमें हेल्प करेंगे, फ्यूचर ड्रोन डिलीवरीज पर यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या है, फ्यूचर ड्रोन डिलीवरीज होंगी उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, कुछ अदर मेजर एप्लीकेशंस होंगी उनके ऊपर, जो भी यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है उनके ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है, फ्रेमवर्क वगैरह क्रिएट किया जाएगा, एक तरीके से ये बात हो रही है। नाउ जो ये ड्रोन्स वगैरह है इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट आया हुआ है। ओके, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक कमेटी बना रखी है, बीम कमेटी, जिसका नाम है BVLOs एक्सपेरिमेंट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी, जो कि इनवाइट कर रही है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI को, ताकि जो BVLOs एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ऑफ ड्रोन्स हैं इनको काम किया जा सके, इनके ऊपर काम किया जा सके। ओके, फिलहाल ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट था BVLOs ड्रोन्स के बारे में जानना। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कौन से ड्रोन्स होते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर जो अगला आर्टिकल है बात करता है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, उनका नाम है फिलिपोस मार क्रिस्टोटम मारथोमा। तो यहाँ पे आप इनका इमेज देख पाओगे, इनकी हुई है अभी हाल ही में डेथ। तो उसी की वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुख प्रकट करे हैं इनकी डेथ के ऊपर, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया है 5 मई को इनकी डेथ हुई है। ओके, नाउ यहाँ पर क्या है, जो ये फिलिपोस मार क्रिस्टोटम मारथोमा वलिया मेट्रोपॉलिटन है, इनका नाम एक तरीके से यहाँ पर इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। जन्म हुआ था 1971 में, डेथ हो गई इनकी 2021 में। तो आप देख पाओगे इंडियन प्रीलेट है ये, इंडियन प्रीलेट थे एक तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं बिशप, ठीक है। तो ये बिशप थे, और कहाँ के, ये मलंकरा मारथोमा सीरियन चर्च के बिशप रहे हैं। और कब से कब तक, लगभग 67 ईयर्स तक, 67 ईयर्स 11 मंथ 13 डेज, एक तरीके से आप कह सकते हो 68 ईयर्स के आसपास तक इन्होंने एज अ बिशप की तरह वर्क किया। उसके बाद इनको आप कह सकते हो एड्रेस किया जाता था, बोला जाता था क्रिस्टोटम थिरुमनी, और वलिया थिरुमनी के नाम से भी जाना जाते थे। और इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आप कह सकते हो ये जो अवार्ड था ये साल 2018 में इनको दिया गया था। नाउ अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इनके लिए एक होम प्रोजेक्ट चलवाया गया था। मतलब क्या है इसका, जो फिलिपोस मार क्रिस्टोटम मारथोमा मेट्रोपॉलिटन है, इन्होंने अपने 90 साल कंप्लीट किए कब, 27 अप्रैल 2008 में। नाउ जब कंप्लीट करे तो एज अ पार्ट ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन, मतलब जब इनका बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया, तो जो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे इन्होंने क्या करा, जो ये प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट कौन सा था, नवाथी होम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक प्रोजेक्ट है जो कि सपोर्ट करेगा, इनेबल करेगा कम से कम जो 1500 फैमिलीज हैं इंडिया के अंदर, उनको एक तरीके से सपोर्ट मिलेगी। कास्ट के अगर मामले में, क्रीड रिलीजन के मामले में, कि वो अपना घर वगैरह बना सके, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ऐसा प्रोजेक्ट लाया गया था जब इनका बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, जब ये 90 ईयर्स के हुए थे, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद लास्ट आर्टिकल आज का, कुछ यहाँ पे ज्यादा खास नहीं है, फिलहाल यहाँ पे बताया गया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने कुछ स्टेप्स उठाए हैं ताकि जो कोविड-19 का बर्डन है उसको आज के टाइम पर कम किया जा सके।
आपको मालूम होगा कोविड-19 से किस तरीके से हमारी कंट्री आज के टाइम पर गुजर रही है। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा डेली बेसिस पर केसेस आ रहे हैं। 3000 से ज़्यादा जो है डेथ हो रही है डेली बेसिस पर। तो यहाँ पर जो आरबीआई गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्होंने बोला कि हम लोग सपोर्ट करेंगे नेशंस को, किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, कुछ पैसा प्रोवाइड करवाएंगे ताकि जो कंट्रीज हैं सॉरी जो नेशन है हमारा वो कोविड-19 से लड़ सके आज के टाइम पर। तो उसके बारे में यहाँ पर छोटी-सी चीज़ बताई गई है। नाउ आप देख पाओगे कितने रुपए तक का यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। तो जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है और लगभग 3 साल तक का यहाँ पे टेन्योर होगा और ये सब दिया जा रहा है रेपो रेट पर। अब ये रेपो रेट क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट जरूर समझना, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। देखो, एक होती है सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो हमारी आरबीआई है। दूसरी होती है हमारी कमर्शियल बैंक्स, जो बाकी हमारी बची-कुची बैंक्स हैं वो सब कमर्शियल बैंक्स हैं। तो होता क्या है, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, एक रेट पर, और वो रेट होता है रेपो रेट। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये रेपो रेट होता है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब जब सेंट्रल बैंक जो है लेता है पैसा कमर्शियल बैंक से, तो वो रिवर्स रेपो रेट पे लेता है। तो उसके बारे में आपको ध्यान देना है। ये रेपो रेट है फिलहाल जब सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करवाता है मनी किसी कमर्शियल बैंक्स को, किस रेट पर? वो प्रोवाइड करवाता है रेपो रेट पर, ठीक है। तो रेपो रेट ये होता है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ये पैसा चुका दिया जाएगा वापस से। लेकिन अभी यहाँ पे जो ये पैसे है उसकी सख्त जरूरत है ताकि कोविड-19 रिलेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को डेवलप किया जाए, ताकि हम लोग आज के टाइम पर इस महामारी से लड़ सकें। उसके बाद स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन के बारे में बताया गया कि देखो, जो लंबे समय तक ये रेपो रेट दिया जाएगा, रेपो रेट पर ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, ठीक है, जो भी छोटी मोटी बैंक्स हैं उनको ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा लगभग 3 साल के रेपो रेट ऑपरेशंस पर। जो ये फैसिलिटी है ये कब तक अवेलेबल होने वाली है? ये अवेलेबल होगी 31 अक्टूबर 2021 तक, यहाँ पर ये अवेलेबल होने वाली है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन ये दी गई है केवाईसी टर्म्स को लेकर। केवाईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बस यहाँ पर ये जान लो, नो योर कस्टमर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी कस्टमर होंगे उनका अपना एक्सपीरियंस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से केवाईसी के ऊपर काम चलेगा? केवाईसी जो है एक तरीके से आज के टाइम पर जो भी लिमिटेड अकाउंट है उनको पूरा कंप्लीट अकाउंट्स के अंदर डेवलप किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसमें होगा क्या, वो कस्टमर फ्रेंडली काम किया जाएगा, ठीक है। कस्टमर अपने फ्रेंड की तरह समझकर जो है वर्क करने वाले हैं, उसके बारे में दिया गया है। फिलहाल सपोर्ट क्या मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक बहुत सपोर्ट दे रहा है आरबीआई, उसके बारे में बताया गया है। ओके, नाउ कुछ यहाँ पर एक दो स्लाइड फालतू की थी, उसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया था, उसको जस्ट इग्नोर करना। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस डेली करंट अफेयर वीडियो को समाप्त। आई होप आप लोगों को एक एक चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जो है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। वहां पर जाकर आप लोग जो है इस लेक्चर के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हो मुझसे वहां पर पूछ सकते हो। ओके, नाउ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।